Hi everyone, this is Muskan and I welcome you all to the next lecture of this beautiful War Room initiative. This is the third lecture of our current affairs series wherein we will cover the national and the state news of the February month. But before we begin, again, I would like to ask कि आप लोगों ने पुरानी जो 2 वीडियोज़ हैं उनको कंप्लीट किया है या नहीं किया है, बिकॉज इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द जनवरी का करंट अफेयर्स. ब्रॉडली हमने उसमें नेशनल, स्टेट, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ये सारा पार्ट कवर कर लिया है. कुछ छोटा मोटा पार्ट इज लेफ्ट जो हम एक साथ कॉम्प्रिहेंसिवली लास्ट में कवर करेंगे. बट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फॉलो द सीरीज रेगुलरली. प्लीज़ अब बैकलॉग क्रिएट मत कीजिए बिकॉज आई कैन सी द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ व्यूज हैव बीन ड्रॉपिंग. तो क्या रीज़न है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप लोगों ने अगर पुराने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो लिखिए वी आर विद यू मैम, क्योंकि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए हैं तो दैट मीन्स यू आर विद मी. और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो द रीज़न कि क्या क्विज़ नहीं आई, इस वजह से आप लोग उस चीज़ को पेंडिंग छोड़े हुए हैं कि जब क्विज़ आएगी तब आप लेक्चर देखेंगे, या कोई और रीजंस हैं, ओवरबर्डन हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, क्या प्रॉब्लम? Because it's only your love and appreciation in the comment section that keeps us going. Otherwise, though, this initiative is completely free, as you all know. So maybe please do not take it for granted. Whatever you are getting for the free, please do value it. You guys maybe are not having an idea how much effort the team is putting into these videos. So please do appreciate it. So I think आज के लिए इतना प्रवचन काफ़ी था. Start करते हैं आज के topics. So the first piece of news that we have under the national category is about the motion of thanks. तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, मोशन ऑफ थैंक्स 2 बार पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाता है या फिर रखा जाता है. सबसे पहला जब न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है. फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शंस हुए, नाउ एट फर्स्ट डे है न्यू लोकसभा का, तो उस फर्स्ट डे पे ये मोशन ऑफ थैंक्स पास होगा. एंड दूसरा जब कभी भी फर्स्ट सेशन होता है साल का, विच इज़ यूजुअली द फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन. तो फर्स्ट डे ऑफ न्यू लोकसभा एंड फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन कह सकते हो आप इसको, या साल का जो भी पहला सेशन होगा उसमें जो फर्स्ट डे होगा उस पर प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं, जिस स्पीच को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं हालांकि, बट उसके अंदर गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का एजेंडा, उनकी फिलॉसफी, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स. ये सिम्बॉलिकली दिखाता है कि जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर दे अलाइन विद द पॉलिसीज और द फिलॉसफी और एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट. तो इस तरीके से एक मोशन ऑफ थैंक्स को पास किया जाता है. और अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स ही डिफीट हो जाए तो इट रिप्रेजेंट्स कि भाई अब तो गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा लोकसभा का, मतलब द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स पार्लियामेंटेरियन. बट आप इसको कंफ्यूज मत करना, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके बाद फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है. तो ये वो नहीं है, बट येस इट शोज कि गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट द मेजॉरिटी. तो आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 87, ठीक है. एंड नाउ मोशन ऑफ थैंक्स के बाद नेचुरली द नो कॉन्फिडेंस मोशन कम्स इनटू पिक्चर. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि लोकसभा मेंबर्स अब ये बोल रहे हैं कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, ठीक है. मतलब कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड नॉट इनटू द राज्यसभा. क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड नॉट टू द राज्यसभा, ठीक है. एंड इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. सो जनरली वी नीड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स फॉर द लीव टू इंट्रोड्यूस इट. और इसमें भी यू हैव टू गिव अ 14 डेज का प्रायर नोटिस विद एटलीस्ट 2 मेंबर्स बैकिंग द मोशन, ठीक है. आई होप ये स्टैटिक का पार्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर. सो देख लेते हैं एक बार कि हिस्टोरिकली अब तक 3 बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है एंड नन हैव लॉस्ट, ठीक है. I'm sorry, there is a slight error in this document. So basically no confidence motion and this particular headline, these two are different. So ये जो last वाला point है it is related to the Lok Sabha speaker and his removal. और अभी जो हमने ये 3 points पढ़े थे these were related to the no confidence motion. Got it? Don't worry, आपको जो PDF मिलेगा we will get it corrected. सो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के अगेंस्ट अभी रिमूवल की बात चल रही थी फेब के मंथ में. सो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है. आपको बस इतना याद रखना है कि लोकसभा की जो स्पीकर है उनका रिमूवल आर्टिकल 94 के अंदर दिया हुआ है. एंड ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ लोकसभा स्पीकर के पास पूरे राइट होते हैं बोलने के और पार्टिसिपेट करने के, बट ही कैन वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब
जो स्पीकर को नेचुरली या ओरिजिनली कास्टिंग वोट मिली होती है वो उनके अपने रिमूवल के टाइम पे उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो नो कास्टिंग वोट इज अवेलेबल to the speaker during his removal procedure, as simple as that. Now the next news is related to the privilege notice. It is more or less static का concept, but since because these were in news, so एक बार इनको हमें brush up करना ज़रूरी हो जाता है. So ये privilege notice क्या है? तो सपोज कीजिए किसी एमपी को लगता है कि किसी थर्ड पर्सन के कारण उनके पार्लियामेंट पावर्स का या प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से देयर हैज़ बीन एन इंटरफेरेंस विद द फंक्शनिंग और द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट, सो द एमपी कैन रेज अ पर्टिकुलर प्रिविलेज और कंटेम्प्ट नोटिस, ठीक है। और ये जो पावर है ये एमपीज को आर्टिकल 105 के तहत मिलती है, विच टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्स पावर्स एंड इम्यूनिटीज। एंड स्टेट की केस में अगर बात करें तो द सेम पावर हैज़ बीन गिवन अंडर आर्टिकल 194, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका एक और आर्टिकल है आर्टिकल 105 का क्लॉज 2, जिसमें लिखा है कि एमपीज आर इम्यून फॉर एनीथिंग सेड और वोटेड इन द पार्लियामेंट। मतलब अगर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट एमपीज ने अगर कुछ बात कही है, कुछ डिबेट कही है, कुछ वोट किया है, सो आपको उसके अगेंस्ट मतलब देयर कैन नॉट बी एनी एक्शन अगेंस्ट एन एमपी फॉर वट एवर ही हैज सेड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज कैन लिटरली से एनीथिंग एनीवेयर एंड हैव कंप्लीट इम्यूनिटी, तो ऐसा भी नहीं है। द प्रोटेक्शन इज कनेक्टेड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ओनली। मतलब अगर उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ बात कही है या कोई वोट किया है तब उन्हें इम्यूनिटी मिलेगी। अदरवाइज अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बात बोलते हैं सो उसके लिए दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। इसके अलावा वी हैव दिस आर्टिकल 122 जो कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑन द प्रोसीजरल ग्राउंड। साफ साफ शब्दों में कहें तो कोर्ट्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज करें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजरल ग्राउंड्स। इसको याद करने का भी सिंपल सा ही ट्रिक है। इसमें ना 122, तो 22 को आप बोल सकते हो तू मैं, तो मतलब कोर्ट जो है उसको पार्लियामेंट के मैटर्स में तू मैं करने की कोई जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो सपोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्सटेंटिव मोशन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। मतलब एक इंडिविजुअल एमपी इस मोशन को पास करते हैं आस्किंग द हाउस टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब कि वो हाउस को ये बोलते हैं कि भाई इस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लो, या फिर अपनी अगर उन्हें कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट, तो तब ये इंडिविजुअल एमपी प्रपोज करते हैं सब्सटेंटिव मोशन। तो अभी रिसेंटली बीजेपी के एमपी है निशिकांत दुबे जी, उन्होंने ये सब्सटेंटिव मोशन पास किया था, फाइल किया था राहुल गांधी जी के अगेंस्ट, ठीक है। एंड ये सब्सटेंटिव मोशन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये एंटायरली स्पीकर के हाथ में होता है, ठीक है। सो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर वेदर ही विल अलाउ द मोशन और नॉट अलाउ द मोशन, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको इसकी पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि फेब में मणिपुर के अंदर लगाया गया था अंडर आर्टिकल 356। अभी तो करंटली वहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस हो गए एंड सीएम की पोजीशन हैज बीन रिस्टोर्ड। आपके लिए यहाँ जानना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रेसिडेंट्स रूल आखिरकार किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। सो इट इज अंडर द आर्टिकल 356, जो ये कहता है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने काम को नहीं प्रॉपरली फॉलो कर पाती है तो प्रेसिडेंट हैज ऑल द राइट टू टेक ओवर द स्टेट मशीनरी, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल इम्पोज किया जा सकता है अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार चलाने में असमर्थ हो जाए, ठीक है। एंड इसके लिए जो प्रोक्लेमेशन है इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ। तो मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपको दोनों हाउसेस से ये जो इमरजेंसी का प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है इसको अप्रूव कराना होता है। एंड हर 6 महीने में इट नीड्स टू बी रिन्यूड, और मैक्सिमम आप इसको 3 साल तक रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब कभी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट असेंबली रिमेन्स अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड हो जाती है। मतलब असेंबली एग्जिस्ट तो करती है बट उसके पास पावर्स और फंक्शंस जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक।
एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसका नाम रखा है सेवा तीर्थ। सो ये बेसिकली एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कि अभी दारा शिको रोड जो है न्यू दिल्ली के ऊपर वहाँ पर बनाया गया है, और इसके अंदर 3 बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले तो पीएमओ जो पहले से ही एग्जिस्ट करता था वो तो यहाँ पर है ही, इसके साथ साथ यहाँ पे एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, मतलब सचिवालय, और जो ST3 है वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि पीएमओ कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी 3 आपकी बिल्डिंग्स हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड देन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट अलॉन्ग विद द पीएम्स ऑफिस। इसका मोटो क्या है? नवम भाव। नवम भाव का मतलब होता है कि जो सिटीजन है वो भगवान के बराबर है। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, सो बेसिकली जितने भी आपके कॉलोनियल एरा के टाइम पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी न्यू दिल्ली में, उसका क्रेडिट हम एडविन लुटियंस को देते हैं, बट ये जो पीएमओ है इसका स्पेसिफिक क्रेडिट आपका हर्बर्ट बेकर को दिया जाता है, ना कि एडविन लुटियंस को। ऑल्दो बोथ दीज पीपल वर कंटेम्परेरी टू ईच अदर, बट पीएमओ का जो क्रेडिट है, आर्किटेक्ट का जो क्रेडिट है, वो हर्बर्ट बेकर को दिया जाता है। ठीक है। And one more point which can directly become a question is about the inspiration of the PMO complex. So basically ये जो पूरा का पूरा आपका PMO complex का design है, it draws its inspiration from the Chinakeshwar temple which is there in Belur, Karnataka, and ये होयसाला architecture से associated है. Also it is UNESCO World Heritage Site. ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? अभी रिसेंटली PM मोदी झालमुरी वगैरह खा रहे थे ना, तो अब अपने PMO कॉम्प्लेक्स में बैठ के ही इज ईटिंग चना, तो थोड़ा सा याद रख लेना कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, चनकेश्वर टेम्पल से। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द पीएम राहत स्कीम। तो राहत की फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट हेल्प एंड ट्रीटमेंट। लास्ट हमने जनवरी मंथ में पढ़ा था गुड समार्टन स्कीम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इफ़ अ विक्टिम इज़ देयर ऑन द रोड और अगर आप उसको गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, सो यू विल बी रिवॉर्डेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश। उसी की तरह ये पीएम राहत स्कीम कहती है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सो दैट विक्टिम विल रिसीव अ कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ 1.5 लाख। ठीक है, याद कैसे रखोगे? सो फाइनली एक्सीडेंट विक्टिम्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी बिकॉज दे विल बी गेटिंग कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ 1.5 लाख। वैसे अगर आप देखो तो इसमें राह मतलब राहत में राह आता है, राह का मतलब होता है रास्ता, सो इट अल्टीमेटली गेट्स एसोसिएटेड विद द रोड सेफ्टी। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, राह में रास्ता आ रहा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द फॉर्म 7 कंट्रोवर्सी। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है टू रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द इलेक्टोरल रोल इंक्लूजन बाय द इलेक्टोरल्स ओनली। सो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो जैसे आप और मेरे जैसे कुछ वोक सिटीजन्स हैं, उन्होंने इलेक्टोरल लिस्ट को देखा विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट पब्लिकली। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो एरिया है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके इलेक्टोरल रोल में या जो लिस्ट होती है पूरे वोटर्स की, उसमें कुछ नेम्स हैं जिनकी डुप्लीकेट एंट्री हुई हुई है। मतलब कुछ नेम्स हैं जो कि एक से ज़्यादा उनका नाम लिस्ट के अंदर मेंशन है, या फिर कुछ लोग जो ऑलरेडी दे आर नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, मतलब जो लोग मर चुके हैं उनका भी नाम अभी तक इलेक्टोरल रोल के अंदर प्रेजेंट है, या मे बी कुछ लोग जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए उनका भी नेम अभी तक इलेक्टोरल रोल से हटाया नहीं गया है। सो एज अ कंसर्न सिटीजन आप ये फॉर्म 7 एज एन ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो फॉर्म 7 है इट इज़ गवर्न अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक्ट कौन सा है? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960, RPA 1950। ठीक है, और इसका जो सेक्शन 13(2) है ये कहता है कि जो ऑब्जेक्टर है हिज और हर नेम शुड बी ऑन द रोल। मतलब अगर आप किसी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो आपका खुद का नाम उस इलेक्टोरल रोल के अंदर पहले होना चाहिए। मतलब यू शुड बी अ वोटर योरसेल्फ जब आप कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो किसी और के डुप्लीकेशन या फिर किसी और की मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें 2022 में एक अमेंडमेंट आया। पहले क्या था कि आप अगर सेम बूथ से हो, मतलब आप और वो दूसरा बंदा जिसका नाम उस लिस्ट में है, अगर आप दोनों सेम पोलिंग बूथ से हो तभी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। बट 2022 के मैंडेट के बाद बोला गया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेम बूथ से हो, बट अगर आप सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हो तो भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और अगर आपने कोई फॉल्स क्लेम किया तो आपको जेल भी हो सकती है 1 साल की, या आपको फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों।
एंड ये जो पूरा का पूरा फॉर्म 7 से रिलेटेड आपका कंसेप्ट है, इट बिकम्स पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट इन डिबेट्स अराउंड द SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत काफ़ी सारे बल्क लेवल पे जो इलेक्टोरल लिस्ट में से नाम है उनको डिलीट किया जा रहा है, टारगेटिंग द एलिजिबल वोटर्स। ठीक है। Now the next news is related to Morarji Desai. So he was the only Indian PM जिनको पाकिस्तान का एक अवार्ड है निशाने पाकिस्तान, उससे नवाजा गया था, एंड ऑल्सो ही रिसीव्ड भारत रत्न इन 1991। इसके अलावा मोरारजी देसाई गुजरात विद्यापीठ के साथ भी एसोसिएटेड थे, विच वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी हिमसेल्फ, और देसाई जी सर्व्ड एज अ चांसलर फ्रॉम 1963 to 1995 अंटिल ही डाइड। ठीक है। Now the next news is related to the initiatives of railway. So रेलवे का एक बड़ा इनिशिएटिव है 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, जिसके तहत रेलवेज ने अभी इंट्रोड्यूस किया है ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल ERCT, जिसका काम है डिजिटाइज करना सारे के सारे कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस को। सो इट विल अलाउ ऑनलाइन फाइलिंग, डिजिटल स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक नोटिसेस, ऑर्डर्स, जजमेंट्स, एवरीथिंग इन द डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, दे ऑल विल बी डिजिटली साइन नाउ। इससे होगा क्या, तो बेसिकली इट इज़ टू प्रमोट द डिजिटल गवर्नेंस, जिससे सारी चीज़ें जो है वो पेपरलेस हो जाएंगी, फास्टर एक्सेस मिलेगा सिटीजन्स को, एंड द एंटायर डेटाबेस विल बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है। Now the next news is very interesting as well as important. So it is about भारत टैक्सी। सो ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। देखो सिंपल भाषा में समझो, जैसे आप ओला उबर सुने होगे, तो ओला उबर के अंदर अगर आप कोई राइड बुक करते हो, लेट्स से आपने 500 रुपये की एक राइड बुक की, सो नाउ इस 500 रुपये में से ड्राइवर को उसका कुछ परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है। ऑल्सो यहाँ जो ड्राइवर है वो उस कार का ओनर नहीं होगा या फिर उस राइड का ओनर नहीं होगा, रेदर ही विल बी जस्ट एन एग्जीक्यूटिव पर्सन। ठीक है। और यहाँ पे ड्राइवर के पास कोई बार्गेनिंग पावर्स भी नहीं होंगी, ड्राइवर्स के पास कुछ ओनरशिप राइट्स भी नहीं होंगे ओवरऑल। ठीक। अब क्योंकि कॉपरेटिव्स को बढ़ाना देना हमारा DPSP मैंडेट है, सो गवर्नमेंट ने अपना पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत मतलब जिसका जो मैंडेट है, इट इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू द ड्राइवर। कोऑपरेटिव तो आप समझते हो ना, जिसके अंदर कोई एक इंसान ओनर नहीं होता एज कम्पेयर टू द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। इसमें हर एक बंदा जो उस पार्ट का मेंबर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके पास कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स होते हैं। मतलब एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर, एवरीवन इज अ ओनर। ठीक है। तो उसी मॉडल को अप्लाई करते हुए ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप ड्राइवर्स को ओनरशिप राइट्स दें, कमीशन का सिस्टम कम्प्लीटली हट जाए, मतलब जो भी राइड का पैसा हो, जो भी राइड से अर्निंग्स हो, वो डायरेक्टली ड्राइवर्स तक पहुंच पाए, कोई सर्च प्राइसिंग का कंसेप्ट ना हो। ठीक है। और इस पूरे इनिशिएटिव को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, जैसे NCDC, इफ़को, अमूल, क्रिबिजको, नाफेड, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस कोऑपरेटिव इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द राजमार्ग प्रवेश पोर्टल, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है। सो बेसिकली सपोज करो आपको एक हाईवे के आसपास लेट्स से कोई फ्यूल स्टेशन ओपन करना है, या लेट्स से कोई रेस्ट कॉम्प्लेक्स ओपन करना है, या कोई फूड कोर्ट ओपन करना है, सो उसके लिए आपको परमिशंस चाहिए। नाउ ऑल दैट परमिशन विल बी ग्रांटेड थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन NOCs आपको मिला करेंगी अब। सो इट इज़ बेसिकली अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जिससे कि दोनों को ही फ़ायदा होगा। हाईवेज़ के आसपास अच्छी एम्यूनिटीज़ डेवलप हो पाएंगी, एंड जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन मिल पाएगा। सो दोनों को बेनिफिट है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम को इस साल 150 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। सो वंदे मातरम को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इट हैज़ बीन मैंडेटेड कि इन पर्टिकुलर इवेंट्स पे या जगह पर वंदे मातरम गाना इज़ वेरी कंपलसरी। अब तो इंडिपेंडेंस डे पर भी इनफैक्ट वंदे मातरम विल बी संग बिफोर द नेशनल एंथम। सो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है। वंदे मातरम के अंदर टोटल 6 स्टेंजाज हैं, जिनको कम्प्लीटली सिंग करने में 3 मिनट 10 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट, जिसको अभी पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू संथाली लैंग्वेज। सो आई होप आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंस है वो मालूम होगा। नहीं मालूम तो देख लीजिए। लैंग्वेज इज समथिंग जो बोली जाती है, और स्क्रिप्ट है जो जिस लैंग्वेज में हम उसको लिखते हैं, मतलब जो फिजिकल फॉर्मेट है जिसमें हम उसको लिख रहे हैं, वो आपकी स्क्रिप्ट कहलाती है। जैसे लेट्स से मैंने हिंदी में बोला कि आप कैसे हैं, तो ये लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, बट मैं इसको अगर इस तरीके से लिख रही हूँ, आप कैसे हैं, सो यहाँ पे मैं इंग्लिश की स्क्रिप्ट यूज़ कर रही हूँ, ना कि हिंदी।
जबकि अगर इसे प्रॉपरली हिंदी में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, नाउ दिस विल बी योर देवनागरी स्क्रिप्ट। बट लैंग्वेज तो दोनों टाइम पे हिंदी ही थी ना, मतलब मैं आप लिखूं या फिर आप लिखूं, लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही है, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट देवनागरी है और यहाँ पे इंग्लिश स्क्रिप्ट है। ठीक है, सो आई होप डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आया होगा। कमिंग बैक टू द न्यूज़, सो ओल्ड चिक की स्क्रिप्ट को 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं और ये स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाले पर्सन का नाम था पंडित रघुनाथ मुर्मू। याद करना बहुत आसान है, हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा जी हैं वो भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और यहाँ पर भी मुर्मू आ रहा है तो उससे याद रह जाएगा। और जो पहला लिटरेरी वर्क हमारा ओल्ड चिक की स्क्रिप्ट में लिखा गया था, इट वॉज हाई सेरेना, 1936 में लिखा गया था। और संथाली रिबेलियन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो संथाली लैंग्वेज है ये झारखंड वाली बेल्ट के अंदर बोली जाती है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। एंड 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2003 में हुआ था, उसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, सो ये शेड्यूल 8 का पार्ट है आपका। एंड अभी रिसेंटली 2025 के अंदर हमारे संविधान को संथाली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था यूजिंग द सेम ओल्ड चिक की स्क्रिप्ट। समझ में आया? स्क्रिप्ट मतलब जो लिखावट है और लैंग्वेज मतलब जो हम बोल रहे हैं। और ये 92 अमेंडमेंट तो आपको याद ही होगा, यूजुअली इसको BDMS करके याद किया जाता है, बदमाश, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज, जो कि आपका मीटी और सी-रैक का इनिशिएटिव है। इसका मेन पर्पस है टू एनकरेज द स्टार्टअप्स टू बिल्ड परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशंस। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉकचेन समझाऊं तो ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, लेजर मतलब खाता। सो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, खाता है, जिसका ओनर कोई नहीं है बल्कि हर कोई उसका ओनर है। ठीक है, मतलब देयर इज नो वन सिंगल ओनर, जो डेटा है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अनऑथराइज्ड पर्सन टू ऑल्टर दिस डेटा। मतलब इतनी ज़्यादा जगह ये डेटा स्टोर्ड है अलग अलग तरीके से कि अगर आप इसको ऑल्टर करना चाहो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी कोई अनऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज्ड है उसको तो एक्सेस होगा, बट अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसके पास एक्सेस नहीं है, अगर वो समहाउ इस डेटा के साथ टेम्पर करना चाहता है, ऑल्टर करना चाहता है, सो पूरी की पूरी चेन ही टूट जाती है, काइंड ऑफ दैट। अगर आपको ब्लॉकचेन का कंसेप्ट समझना है तो स्टडी स्मार्ट के ही चैनल पे ब्लॉकचेन का एक छोटा सा वीडियो है। आई थिंक आपके कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अ मस्ट वॉच अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। बट अगर मैं अभी आपको शॉर्ट में समझाऊं तो पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी पोटेंशियली पार्टिसिपेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रूल्स। बट ये जो परमिशन ब्लॉकचेन है, इसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स ही एक्सेस ले सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ वैलिडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परमिशंस। अभी तो कॉमन सेंस है ना कि अगर कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन है तो उसके लिए परमिशन ब्लॉकचेन सिस्टम ज़्यादा यूजफुल होगा एज कम्पेयर टू द पब्लिक ब्लॉकचेन, क्योंकि गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए तो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन शुड बी नोन, एक्सेस का कंट्रोल भी होना चाहिए एंड डेटा शुड बी ट्रेसेबल। सो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के लिए दिस परमिशन ब्लॉकचेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ दिस मीटी एंड सी-रैक इज प्रमोटिंग और encouraging द स्टार्टअप्स टू डेवलप दिस परमिशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। समझ में आया? And now the next news is related to the MSP for raw jute for the financial year 26-27. So पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो MSP है मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपका अप्रूव कौन करता है। सो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि आपका ये MSP अप्रूव करती है। एंड इस बार जो MSP है रॉ जूट के लिए, उसमें 275 रुपीज़ का हाइक देखने को मिला है। मतलब नाउ द प्राइस इज 5,925 पर क्विंटल। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम UP-PCS के लिए एम कर रहे हैं एंड जो हमारा 50% शुगर केन है पूरे इंडिया का, वो यूपी ही प्रोड्यूस करता है। यूपी का जो ये नॉर्थ वाला एरिया है, इट इज़ कंसीडर्ड एज दी शुगर केन बेल्ट। ये पूरा जो एरिया है आपका, इट इज़ कंसीडर्ड एज दी शुगर केन बेल्ट। ठीक है, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ MSP तो आपको मालूम होगा, इट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है फॉर सर्टेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। मतलब एक प्राइस फ्लोर प्रोवाइड करना सो दैट मिनिमम आपको इतना प्राइस तो मिले आपकी क्रॉप के लिए। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा तो आप बेच सकते हो ओपन मार्केट के अंदर, बट मिनिमम फ्लोर सेट कर देती है गवर्नमेंट कि एटलीस्ट इतना तो आपको इस क्रॉप के लिए प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर शुगर केन हैज़ नाउ बीन set to 5,925 per quintal.
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले है नमस्ते स्कीम विच इज़ रिलेटेड टू द सैनिटेशन वर्कर्स एंड वेस्ट पिकर्स, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। तो ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सो ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं अलॉन्ग विद नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड इस स्कीम का इम्पॉर्टेंट फीचर है कि नेशन वाइड सबसे पहला वेस्ट पिकर इनॉमिनेशन कंडक्ट किया गया, मतलब कि एक सेंसस टाइप हुआ, सर्वे टाइप हुआ कि कितने हमारे पास सैनिटेशन वर्कर हैं, कितने हमारे पास वेस्ट पिकर्स हैं। तो उसमें पता चला कि जो मेजॉरिटी, मतलब 84% जो वेस्ट पिकर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, दे कम फ्रॉम द SC ST एंड OBC कैटेगरी। ठीक है। एंड याद कैसे रखोगे? तो देखो, जब भी कभी कोई वेस्ट पिकर दिखे तो उसको देख के नमस्ते करना, मतलब दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप आवर सिटीज़ क्लीन। तो हम हमारे लिए, उनके लिए, मतलब हमारे अंदर उनके लिए ऑब्वियसली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो कभी भी अगर सैनिटेशन वर्कर कोई दिखे, कोई भी आपको वेस्ट पिकर दिखे, तो उनको देख के नमस्ते करना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज युवा सहकार। सहकार मतलब कॉपरेटिव्स। तो इट इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाय अ बॉडी विच इज़ योर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और आइडिया क्या है कि जो न्यूली फॉर्म कॉपरेटिव्स हैं उनको एनकरेज करना बाय गिविंग देम सम लोन फॉर अप टू अ पीरियड ऑफ 5 years, और इसमें 2% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है। तो याद करना तो आसान है कि जो युवा है, अगर आपको युवाओं की जो कॉपरेटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना है, सो युवा के पास नॉलेज है, युवा के पास टैलेंट है, एनर्जी है, एवरीथिंग द युवा इज़ हैविंग, बस उनके पास थोड़ा सा पैसों की कमी है। सो ये जो युवा सहकार है वो लोन प्रोवाइड कर रही है फॉर 5 years। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्वावलंबिनी। सो स्वावलंबिनी का मतलब ही होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट वेमेन, सेल्फ रिलायंट वेमेन। सो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि आपका नाइसपर्ट है जो नोएडा से ऑपरेट करता है, IIE जो गुवाहाटी से ऑपरेट करता है। और इसका काम यही है कि बेसिकली विमेन को सपोर्ट करना टू क्रिएट एंटरप्राइजेस। मतलब सिंपली आप उनको लोन मत दो, बल्कि आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दो, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करो, एंटरप्राइज क्रिएशन में हेल्प करो। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ लोन नहीं देना, एग्जैक्टली उनको पूरा सपोर्ट करना है सो दैट दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर आयुष्मान सहकार। तो आप इसको आयुष्मान भारत से कंफ्यूज मत करना, सहकार का मतलब ही कोऑपरेटिव होता है। ठीक है। और आयुष्मान आ गया तो मतलब कुछ इसमें कंपोनेंट हेल्थ का होगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर आता है एंड NCDC, और ये 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। सो इट इज़ बेसिकली कोऑपरेटिव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाई गई थी। इसके तहत आपको 8 साल तक के लोन दिए जाते हैं विद 1% रिबेट, अगर कोऑपरेटिव जो है वो विमेन मेजॉरिटी है, एंड अप टू 90% लोन फंडिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इंडिया के अंदर अभी एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेल्थ पिरामिड। इसको सिंपल समझो कि सपोज़ करो जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो होना कैसा चाहिए कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हो, एंड देन सेकेंडरी वाला उससे कम और टर्शरी वाला उससे कम। ये आइडियल आपका सिचुएशन है, सो दैट अगर किसी को किसी गाँव में छोटी मोटी बीमारी है तो वो फटाफट से प्राइमरी हेल्थ केयर जाए और वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। बट इंडिया के अंदर ये जो ट्राइंगल है ये उल्टा है, इन्वर्टेड है। मतलब हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो बहुत कम है और टर्शरी वाली रिलेटिवली ज़्यादा है। तो अब क्या होता है कि छोटी छोटी बीमारी के लिए लोगों को टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब जिसकी वजह से जो टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं वो ओवरबर्डन हो चुके हैं। सो द नीड ऑफ द आर इज टू क्रिएट हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्राइमरी लेवल। अब इस प्राइमरी लेवल पे अगर आपको हेल्थ केयर इंफ्रा डेवलप करना है, सो नाउ वी आर प्रमोटिंग और एनकरेजिंग द कॉपरेटिव्स टू बिल्ड दीज हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड छोटे मोटे जो आपके आयुष्मान मंदिर हैं, ये कॉपरेटिव्स के थ्रू हम बनवाना चाहते हैं। ठीक है। लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड ये जो हमारा इन्वर्टेड हेल्थ पिरामिड वाला प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब कॉपरेटिव्स को सपोर्ट करना है तो कुछ इंसेंटिव्स तो देने पड़ेंगे ना, तो उसी के लिए हम लोग लोन दे रहे हैं। और अगर विमेन स्पेशल है, मतलब विमेन मेजॉरिटी कॉपरेटिव्स हैं, तो 1% का रिबेट भी दे रहे हैं एंड अप टू 90% लोन फंडिंग भी दे रहे हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज योर PM सूरज पोर्टल। ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है, और इसमें आपके जो डिसएडवांटेज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है अप टू 15 लाख का।
ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स भी जो है वो भी उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर हैं, तो उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना इस पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य है। और इस पीएम सूरज इनिशिएटिव या स्कीम के अंतर्गत अब तक आपके 1.3 लाख लोगों को अराउंड 1000 करोड़ रुपीस डिस्पर्स कर चुकी है गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लो पीएम सूरज इज रिलेटेड टू डिसएडवांटेज एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, आप प्लीज़ इसको सोलर के साथ कंफ्यूज मत कर देना। पीएम सूरज इज डिफरेंट और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली एंड पीएम कुसुम वो सब चीज़ें अलग हैं। तो 2-3 बार इसको पढ़ लो प्लीज़। पीएम सूरज इज रिलेटेड टू डिसएडवांटेज एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज पीएम दक्ष। तो दक्ष का मतलब ही आई थिंक स्किल होता है। सो इस पीएम दक्ष का उद्देश्य भी यही था कि जो आपके डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जैसे एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी, इनको स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पीएम दक्ष का उद्देश्य क्या था? स्किल प्रोवाइड करना टू दीज पीपल। और ये जो आपकी स्कीम थी 2020 के अंदर आई थी, और अभी जो सर्वे आया है या जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जितने लोगों को ट्रेन किया गया था, स्किल प्रोवाइड की गई थी, उसमें से सिर्फ 50% को ही प्लेसमेंट मिल पाई है। और अब ये जो पीएम दक्ष है ये करंटली मर्ज कर दिया गया है पीएम कौशल विकास योजना के साथ। तो दक्ष अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इट इज़ नॉट इन कंटिन्यूएशन। इसको मर्ज कर दिया है पीएम कौशल विकास योजना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0। सो यूनियन कैबिनेट ने अभी इस पर्टिकुलर फंड ऑफ फंड के लिए 10,000 करोड़ का कॉर्पस इन्वेस्ट किया है। अच्छा, इसको भी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करना तो चाहती है, बट स्टार्टअप्स क्योंकि इतने छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द रियल स्टार्टअप्स जो कि एक्चुअल में पोटेंशियल रखते हैं इन फ्यूचर ग्रो करने का। सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंस्टेड इन्वेस्ट इन द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में। एंड नाउ दिस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड विल फाइंड आउट द स्टार्टअप्स जो कि एक्चुअल में पोटेंशियल रखते हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है आगे चल के ग्रो करने की। सो इसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड, मतलब कि फंड ऑफ फंड। ठीक है, एंड तभी इसको फंड ऑफ फंड कहा गया है क्योंकि गवर्नमेंट हेयर इज नॉट डायरेक्टली फंडिंग द स्टार्टअप्स, रेदर गवर्नमेंट इज फंडिंग द फंड्स। तो इसलिए बोला गया है फंड्स ऑफ फंड्स। एंड 2.0 इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट वाला था फंड्स ऑफ फंड 1.0, इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्बन चैलेंज फंड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। तो इसको भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट जो है वो सिटीज़ को डेवलप करना चाहती है, मतलब वी वांट टू डेवलप द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी वांट स्मार्ट सिटीज़। बट उसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ सारा पैसा सरकार अपने बजट से अलॉट ना कर दे, मतलब जो ट्रेडिशनली बजटरी ग्रांट्स के थ्रू डेवलपमेंट होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि नाउ देयर शुड बी मार्केट लिंक फाइनेंसिंग। समझ रहे हो आपकी, मतलब मार्केट जो है आप उससे भी पैसा मोबिलाइज करो इनटू द डेवलपमेंटल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो 25% देगी और मिनिमम 50% मार्केट से आना चाहिए। ठीक है, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। और इसमें एक क्रेडिट एनहेंसमेंट कॉर्पस भी है 5,000 करोड़ का। और ओवरऑल ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि गवर्नमेंट टोटल पैसा नहीं लगा रही है। सेंट्रल सेक्टर आप समझते हैं ना, सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कुछ % पैसा गवर्नमेंट लगाएगी और बाकी फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। तो यहाँ पे 25% पैसा गवर्नमेंट लगाएगी एंड 50% इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज योर नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन 2.0, जो कि आपका नीति आयोग से एसोसिएटेड है। तो अगर इसको भी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो गवर्नमेंट ने अभी एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च किया था। पाइपलाइन का मतलब होता है टाइमलाइन, मतलब मैं अपना प्लान बता दूं। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा अपना ब्रॉड टाइमलाइन बताया, अपना एक प्लान बताया कि भाई हम फ्यूचर में इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले हैं। अब इससे होता क्या है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको पता लग जाता है कि भाई इन फ्यूचर गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्ट करने वाली है या फिर गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाली है, तो मे बी हम इस पर्टिकुलर एरिया के साथ खुद को अलाइन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो रिटर्न है वो अश्योर हो जाए। समझ रहे हो ना आपकी, मतलब अगर मुझे पता होगा कि सरकार फ्यूचर में क्या करने वाली है तो मैं उसी अकॉर्डिंग पैसा मार्केट में लगाऊंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्योंकि चाहती है कि लोग इन्वेस्ट करें, प्राइवेट प्लेयर्स आए, इन्वेस्टमेंट आए, तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अपनी पूरी की पूरी रिलीज कर दी। अब हुआ क्या कि इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए,
मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डेवलप करना है, सो यू विल बी नीडिंग मनी फॉर दैट। अब वो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो बताता है आपका नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान या पाइपलाइन। अब ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इट इज़ एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं जिनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो लेट्स से गवर्नमेंट के पास एक पब्लिक बिल्डिंग है या पब्लिक फोर्ट है, लेट्स से रेड फोर्ट है आपके पास। अब रेड फोर्ट का गवर्नमेंट को आज सच कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक पब्लिक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट है। गवर्नमेंट को इससे इतना रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प नहीं हो रही है और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को हम दे देंगे। अब इसको बेचना नहीं बोलेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ये नहीं है। मतलब ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास है, बस आपने प्राइवेट पार्टीज को लीज पर दे दिया, मतलब किराए पर दे दिया काइंड ऑफ। अब प्राइवेट प्लेयर्स उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको एनहेंस करें, वहाँ पर टूरिज्म को लेकर आए, प्रमोट करें, जो भी करना है उन्हें करें। गवर्नमेंट को अपना एक पैसा मिल गया और ओनरशिप भी अभी गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट वाले को रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स मिल गया। सो गवर्नमेंट ने यही बताया कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए पैसा है, वो हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू लेकर आएंगे। और इस पाइपलाइन में गवर्नमेंट ने बताया एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में कि हम कुछ एग्जिस्टिंग जो हमारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रा है, हम उनको लीज आउट कर देंगे टू द प्राइवेट प्लेयर्स, सो दैट जो पैसा मिले, जो कैपिटल मिले, उसको हम इन्वेस्ट कर सके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स का जो मॉड्यूल है उसमें ये चीज़ को बहुत डिटेल में बढ़ाया है। नाउ द नेक्स्ट इज योर शी मार्ट्स। तो शी मार्ट्स की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। तो शी से समझ में आ जाएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू विमेन, तो बेसिकली विमेन SHG से रिलेटेड है। अच्छा, पहले मतलब अभी तक क्या था, जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, इट वाज टू प्रोवाइड ओनली ट्रेनिंग एंड क्रेडिट सपोर्ट टू विमेन SHGs। मतलब कहीं भी अगर सपोर्ट की बात आती तो गवर्नमेंट मेनली क्रेडिट और ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस कर रही थी। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि आर यू गिविंग इनफ मार्केट टू द विमेन SHGs। मान लो विमेन ने ट्रेनिंग ले ली, विमेन ने सारे प्रोडक्ट्स बना भी लिए, बट आर दे गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू सेल दैट प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, वो कनेक्ट कैसे करेंगी खुद को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर शी मार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जैसे आप रिटेल प्लेटफॉर्म समझते हैं ना, तो इसी तरीके से इट इज़ अ कम्युनिटी ओन रिटेल प्लेटफॉर्म जहाँ पे विमेन कैन प्रोड्यूस, मार्केटाइज, सेल एंड इवेंचुअली अर्न द प्रॉफिट। मतलब जो एम है कि विमेन की इनकम शुड बी इन लाख्स। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट इज महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, जिसको मैं कहूँगी आप प्लीज़ 3 स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज अभी रिसेंटली मोदी जी की एक रील आई थी ऑन द नेशनल हैंडलूम डे फॉर द प्रमोशन ऑफ हैंडलूम सेक्टर। अगस्त 7 को नेशनल हैंडलूम डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये स्कीम जो है इट इज़ रिलेटेड टू दैट खादी और हैंडलूम ओनली। इस स्कीम के अंदर बेसिकली ट्रेनिंग, स्किलिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी चेक्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी टू बूस्ट द खादी सेक्टर और द हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, सो याद करना तो इजी है, मतलब महात्मा गांधी तो वैसे ही चरखा से एसोसिएटेड है, एंड ग्राम स्वराज मतलब विलेज इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करना। आप वहाँ की विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग, स्किलिंग, तो इवेंचुअली विलेज इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। ओके, सो नाउ वी हैव दिस इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लगेगा, वरना आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। सो आपको मालूम होगा अभी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था फेब के अंदर दिल्ली में, जिसमें आपका वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा चीज़ें वायरल हुई थी ना, ओरायन रोबोट जो था उनका, विच देवर क्लेमिंग कि हमने खुद से बनाया, बट वो चाइना का था। तो उससे याद रखना कि AI इम्पैक्ट समिट आपका फेब के अंदर हुआ था 2026 दिल्ली के अंदर। ठीक, सो दिस वॉज द फर्स्ट ग्लोबल AI समिट इन द ग्लोबल साउथ। अब थोड़ा ना चीज़ों को ध्यान से पढ़ना कि ग्लोबल साउथ लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार AI इम्पैक्ट समिट हुई है। AI रिलेटेड समिट पहले भी हो चुकी है, एक बार आपकी सियोल में हुई थी साउथ कोरिया, एंड एक बार आपकी पेरिस में हुई थी। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल थर्ड AI समिट। बट अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ में पहली बार इंडिया के अंदर हुई है, और इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, 4 दिन तक चली थी। एंड ये जो समिट थी, इसकी फिलॉसफी ये 3 सूत्रास के थ्रू बताई गई है।
पीपल प्लानिट एंड प्रोग्रेस, मतलब कि एआई जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि एआई को पीपल के लिए, प्लानिट के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना। पीपल के लिए कैसे, मतलब फॉर ह्यूमन वेलफेयर, प्लानिट के लिए टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोग्रेस के लिए इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि इन तीनों चीज़ों के लिए भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो याद रखना पीपल प्लानिट एंड प्रोग्रेस। यूपीएससी पूछ चुका है, तो मे बी स्टेट पीसीएस रिपीट कर ले, चांसेस हैं। एंड नाउ इन तीनों सूत्रास को एक्चुअल पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए वी हैव दी 7 चक्रास। सो दी 7 चक्रास वर क्रिएटेड एज थीमेटिक वर्किंग ग्रुप्स। सो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो सूत्रास है दीज वर द ब्रॉड विजन्स, और ये जो चक्रास हैं दीज वर द इम्प्लीमेंटेशन और द पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो बस इसको कंफ्यूज मत करना। तो मतलब सूत्रा बताता है कि क्या चीज़, क्या विजन है, और चक्रास बताएंगे कि कैसे उसको अचीव करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आपका चक्रास के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एआई समिट ओनली। सो इस एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया, जो कि आपकी 88 कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर साइन किया है। इट इज़ वॉलेंट्री एंड नॉन बाइंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हाई सीज ट्रीटी के बारे में, याद है ना, हाई सीज ट्रीटी। सो हाई सीज ट्रीटी जो थी वो लीगली बाइंडिंग थी। सो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि मोस्टली जो आपकी डिक्लेरेशंस होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन आपका हाई सीज ट्रीटी है, तो इसको याद रखना कि दिस इज ऑल्सो नॉन बाइंडिंग, मतलब वॉलेंट्री है, आप किसी कंट्री को इसमें फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, एंड नाउ व्हाट डज एंड नाउ ये डिक्लेरेशन प्रमोट क्या करती है? सो द डिक्लेरेशन मेनली प्रमोट्स डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई। सिंपल शब्दों में कि जो एआई की कैपेबिलिटीज़ हैं, इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स और इन फ्यू कंट्रीज और कंपनीज। सो बेसिकली इंडिया चाहता है कि जो एआई के बेनिफिट्स हैं ये पूरी दुनिया तक पहुंचे एंड नॉट जस्ट अ फ्यू टेक्नोलॉजिकली डोमिनेंट पावर्स लाइक यूएस वगैरह। एंड ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले सियोल देन पेरिस, अब ये थर्ड टाइम आपका एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, और इस पूरे एआई समिट के अंदर 250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल डिक्लेयर किया गया, जिसमें से जो 20 बिलियन था इट वाज सोनली फॉर द फ्रंटियर डीप टेक रिसर्च। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया की डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज। सो वी हैव दिस सर्वम एआई, जो कि आपका एक बेंगलुरु बेस्ड इंडियन एआई कंपनी है, उसने बनाया है, एंड इट इज़ डोमेस्टिकली ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझते हो आप लोग, मतलब कि आपने एआई को बहुत बड़े लेवल पे एक डेटा दिया ताकि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सके और उसी लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सके। सो ये जो सर्वम एआई है, इसको हमने इंडिया स्पेसिफिक डेटा के साथ ट्रेन किया है। सो अगर मैं बात करूँ जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई है, तो इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं दीज मे बी सुटेबल फॉर द ऑडियंस ऑफ यूरोप और मे बी अमेरिका, बट इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनका जो डेटा है दैट इज़ डिफरेंट। तो नाउ वी आर डेवलपिंग हमारा अपना एआई, सो दैट हमारा अपना डेटा इन एआई लैंग्वेज इनको ट्रेन करे। आप समझ रहे हो, मतलब इंडियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक डेटा इनको फीड किया जाए सो दैट जो आउटकम आए वो भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको नज़र में रखते हुए इनका आउटपुट आए, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ दिस इज टेलिंग अबाउट द नेक्स्ट एआई इम्पैक्ट समिट। तो 2027 के अंदर इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है गाय पार्मेलिन। अब क्योंकि यूपीपीसीएस आपसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो याद कैसे करोगे? देखो, अगर आपको स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है तो किसी परमन जैसे गाय के साथ जाओगे ना, ऐसे किसी किसी के साथ थोड़ी चले जाओगे। कोई परमन जैसा स्ट्रॉन्ग गाय होगा तो उसके साथ आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे। ठीक है, अब प्लीज़ ये मत कहना कि परमन नहीं देखा आप लोगों ने। एंड नाउ दीज आर सर्टेन एआई इनिशिएटिव्स जो इस समिट के दौरान ही लिए गए थे। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं, एंड थोड़ा प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, बिकॉज अभी तो देखने में बहुत आसान लग रहा है कि ठीक है, बट ट्रस्ट मी, एक सेकेंड के लिए सोचो, एग्जाम में अगर आपको स्टेटमेंट बना के दे कि भाई बोध एक कुछ इनिशिएटिव है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म, तो आप करेक्ट मार्क करके आ जाओगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। सिमिलरली सही, आप इसको कुछ मे बी सोशल जस्टिस अगर आपको रिलेट करके दे दिया तो आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट मान लोगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना कि बोध इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म हियर। ठीक है,
So the first one is AI Responsibility Pledge, which involved your MITI and Intel India under the broader India AI mission. तो इसका टारगेट ये था कि हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर मैक्सिमम AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस कंडक्ट करानी है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है. तो बेसिकली कि हम AI को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करेंगे, ऐसी प्लेज हम लेते हैं. तो ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेजेस हमें करवानी थी. ठीक है. नेक्स्ट है मानव मिशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आप इसको लिख लीजिए स्टिकी नोट पे और अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिए, बिकॉज यू कैन यूज दिस मानव विजन की फुल फॉर्म एज अ वे फॉरवर्ड इन योर मेंस वाले आंसर ऑल्सो. तो मोदी जी ने एथिकल यूज ऑफ AI के ऊपर ये एक मानव विजन दिया है कि अगर आप AI को यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी मॉरल एंड एथिकल, इट शुड बी अकाउंटेबल और नेशनल सॉवरेनिटी को उससे हार्म नहीं होना चाहिए अगर आप AI का यूज़ कर रहे हो. AI शुड बी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव एंड द यूज़ ऑफ AI शुड बी वैलिड एंड लेजिटिमेट. देखो मेरे पास तो इसको याद कराने का आज सच कोई ट्रिक या कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिंपली इसको स्टिकी नोट पे लिख के और अपनी स्टडी टेबल पे लगा रखा है. तो मुझे तो ये नॉर्मली याद हो गया है. आई होप आपको भी हो जाएगा एक दो बार पढ़ने से. बाकी अगर कोई ट्रिक वगैरह, कुछ स्टोरी, कुछ भी तरीका है इसको याद करने का, तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ नेक्स्ट है आपका ISA का AI फॉर एनर्जी मिशन. तो मोटा मोटा याद रख लो कि इसका एम है टू यूज़ AI टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट. मतलब आप AI का यूज़ कैसे कर सकते हो फॉर डेवलपिंग क्लीन एनर्जी या फॉर एक्सपेंडिंग द क्लीन एनर्जी ऑन स्केल. ठीक है. मतलब आप समझ रहे हो ना कि AI इज़ नॉट ओनली अबाउट चैट GPT और वो गिबली. AI कैन एक्चुअली हेल्प विद एनर्जी फोरकास्टिंग और डिमांड मैनेजमेंट में, ग्रिड को ऑप्टिमाइज करना. ग्रिड समझते हो ना आप, एनर्जी ग्रिड्स जो होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस सब में भी AI हमारी हेल्प कर सकता है. ठीक है. एंड नाउ आपका नेक्स्ट है वॉइस एरा, जो कि आपका मीति का इनिशिएटिव है, जिसका काम है टू प्रोवाइड ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस AI स्टैक ऑन भाषिनी. अब इतना सब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भाषिनी क्या है. तो भाषिनी बेसिकली आपका एक मीति का AI लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जिसका काम है 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में सर्विसेज को प्रोवाइड करना. मतलब कि जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो. सो बेसिकली इट कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट्स द गवर्नमेंट सर्विसेज वाली इंफॉर्मेशन इनटू द लोकल लैंग्वेजेस, सो दैट लैंग्वेज बैरियर आपका ख़त्म हो सके और जो जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए भी गवर्नमेंट सर्विसेज का एक्सेस पाना ईजी हो जाए. समझ में आया. एंड इट इज़ अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन. अब इसी भाषिनी प्लेटफॉर्म को हम AI के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दैट एक ओपन सोर्स हमारे पास स्टैक बनकर रेडी हो जाए. स्टैक समझते हो आप, मतलब एक स्टोरेज हो जाए, सारे डेटा हमारे पास एक साथ ही आ जाए. ठीक है. तो हम एक ओपन सोर्स ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहाँ पे AI को इंटीग्रेट करके भाषिनी के साथ हमारे पास सारा वॉइस AI डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सही. तो सही की बस आप फुल फॉर्म भी याद रख लोगे तो चलेगा. इट इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजी फॉर AI इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया. हाउ AI कैन हेल्प यू इन द हेल्थ केयर, जैसे मतलब डायग्नोसिस में, प्लानिंग में, रिसर्च में, या मे बी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में. And now the next is your both. So both is again related to your healthcare but slightly different है. तो फुल फॉर्म है इसकी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI. ये आपका IIT कानपुर और NHA मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर बनाया है. और इसका काम है टू बेसिकली सपोर्ट द प्राइवेसी प्रिजर्विंग AI बेंचमार्किंग. सो पहले समझते हैं कि प्राइवेसी और बेंचमार्किंग क्या है. तो अभी हमने बोला कि वी विल बी यूजिंग AI इन द हेल्थ केयर. तो इससे तो हमारी जो पर्सनल डेटा है पेशेंट की, इट विल बी एट रिस्क, क्योंकि AI का यूज़ करना मतलब कि पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप AI को दे रहे हो, तो वो तो कैसे भी मिसयूज़ हो सकती है. तो सबसे पहले इस बोथ का काम यही है कि कुछ प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को बनाना, सो दैट जो पेशेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रिजर्व्ड रहे. और दूसरा है AI बेंचमार्किंग. तो बेंचमार्किंग क्या होता है, सपोज करो दो AI के मॉडल हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है इट इज़ बेटर एट डिटेक्टिंग अ डिजीज़. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा AI का मॉडल है जो सही बात हमें बता रहा है. जैसे मतलब आप खुद भी ट्राई करना कि जो जेमिनाई और GPT है इन दोनों के रिस्पॉन्सेज काफ़ी हद तक अलग होते हैं. तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका रिस्पॉन्स बेटर है हमारे लिए. तो अब उसके लिए वी नीड सम स्टैंडर्ड डेटा सेट, कुछ कॉमन क्राइटेरिया होने चाहिए, उसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग. तो बोथ वो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा जिससे हम इवैल्यूएट कर पाएंगे हेल्थ AI को while also maintaining the privacy of the patients. समझ में आ गया. एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ठीक है.
नेक्स्ट आपका ये पैक्स सिलिका, तो बेसिकली इंडिया एआई समिट के दौरान ही इंडिया ने ये पैक्स सिलिका को भी साइन कर लिया था, जो कि एक यूएस का इनिशिएटिव है टू प्रमोट योर पीसफुल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, चाइना का जो बढ़ती हेजेमनी है उसको काउंटर करने के लिए यूएस वांट सम फ्रेंडली नेशंस टू हैव कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन ऑफ द सिलिकॉन चिप्स। नाउ नेक्स्ट है आपका सबसी केबल। तो बेसिकली जो आपके गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने एक नया गेटवे अभी लॉन्च किया है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर विशाखापट्टनम पे। तो सबसे पहले ये सबसी केबल समझो। सपोज करो आपने अपने घरों में वाईफाई के फाइबर ऑप्टिक वायर देखे होंगे ना, तो इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े लेवल पे, मतलब बहुत बड़े बड़े वायर्स होते हैं, ये पानी के अंदर डाले जाते हैं टू कनेक्ट टू वन कॉन्टिनेंट फ्रॉम अदर टू ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, तो इतना सारा जो आपका डेटा इतनी हाई स्पीड में आपको मिल जाता है, वो कैसे मिलता है? थ्रू दीज डायरेक्ट वायर्स जो कि आपके अंडर वाटर आपके बिछाए जाते हैं। एक बार इसके ना फोटो प्लीज़ गूगल पे देखना, आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी होगी। तो जो समुद्र होता है उसके अंदर ही तार बिछाए जाते हैं टू कनेक्ट द कॉन्टिनेंट्स और डेटा शेयरिंग वगैरह के लिए। तो अभी ऐसा एक नया आपका सबसी गेटवे तैयार किया गया है विशाखापट्टनम, जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे है, और ये कनेक्ट करेगा इंडिया को विद सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एक हमारा वेस्ट कोस्ट पर ऑलरेडी है मुंबई के अंदर, तो वो हमें कनेक्ट करता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका पैमाना, जो कि आपका मॉस्पी का एक पोर्टल है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। एक हमने पढ़ा था प्रगति पोर्टल के बारे में और एक हमने पढ़ा था पैमाना। दोनों ही आपके गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए है, बट ये जो पैमाना है ये स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत विस्तार। तो भारत विस्तार आपका एक एआई टूल है, मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, जो कि फार्मर्स के लिए बनाया गया है। अब अगर फार्मर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू देयर फील्ड, अब रेदर देन सर्चिंग मल्टीपल वेबसाइट्स, अब एक ऐसा आपके पास ऐप बनकर तैयार हो चुका है, ऐसा पोर्टल तैयार हो गया है जिस पे आप डायरेक्टली जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ एंड आपको आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो एक ये मल्टीलिंगुअल का फ़ायदा ये है कि फार्मर्स अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर इस एआई से हेल्प ले सकते हैं। और इसमें जो एग्रीस्टैक पोर्टल है वो इंटीग्रेटेड है। एग्रीस्टैक मतलब, स्टैक का मतलब होता है एक सिस्टम जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। सो इट इज़ इंटीग्रेटेड विद एग्रीस्टैक पोर्टल, मतलब इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है। और मतलब ओवरऑल वही काम है कि हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है फॉर फार्मर्स अंडर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सुजविका एआई बायोटेक डेटा पोर्टल, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। और इसका मेन जो पर्पस है वो है एआई ड्रिवन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो इंडिया में बायोटेक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका इम्पोर्ट डेटा, उनको ऑथेंटिकेट करना, उनको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना। तो जितना भी बायोटेक प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एनालाइज करने में एआई की हेल्प लेना, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और इसमें इस इनिशिएटिव में हमारा पार्टनर कौन है? तो एबल इसमें पार्टनर है। इसकी फुल फॉर्म होती है आई थिंक एसोसिएशन ऑफ बायोटेक लेड एंटरप्राइजेस करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है। एंड इट इज़ रिलीज्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज का 40th फाउंडेशन डे। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि आपकी एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और इसको अभी ना शेड्यूल ए के अंदर अपग्रेड कर दिया गया है। तो सबसे पहले समझो ये सीपीएससी होता क्या है? तो सीपीएसपी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जिसमें बेसिकली सरकार का 50% स्टेक होता है, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसके अंदर है ना अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे मतलब शेड्यूल ए होता है आपका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सीपीएससीज होती हैं, उनको शेड्यूल ए में रखा जाता है। देन आपका शेड्यूल बी होता है जो आपकी कंपैरेटिवली मिड साइज होती हैं। फिर सी में आपका स्मॉलर या जो निश कंपनीज होती हैं उनको डाला जाता है, और शेड्यूल डी में आपकी छोटी मोटी एंटरप्राइजेस को डाला जाता है। सो आपका ये जो एनएसआईसी है इसको अभी अपग्रेड कर दिया, अब इसे शेड्यूल ए के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, अपग्रेड का मतलब है कि मतलब विद इन द सीपीएससी क्लासिफिकेशन अब इसको एक ऊंचा लेवल का हमने दर्जा दे दिया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द जीरो प्राइज। तो ये बेसिकली इंडिया का पहला नेशनल रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पहला तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड है, और दूसरा पहला रिजल्ट बेस्ड है। मतलब कि आपने अगर सिर्फ कोई इनिशिएटिव लिया तो आपको उसके लिए अवार्ड नहीं मिलेगा, आपके उस इनिशिएटिव से क्या आप पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव कर पाए या नहीं, उसके बेसिस पे आपको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने 5 करोड़ का कॉर्पस दिया है, जिसमें से मतलब 1 करोड़ फॉर ईच एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक,
और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है सो दैट जो चीज़ें हैं वो फेयर तरीके से हो पाए। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इनक्वाइज। तो इनक्वाइज स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है और उसका काम होता है ओशन को ऑब्जर्व करना, फोरकास्टिंग करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओशन से रिलेटेड मेनली जो भी चीज़ें हैं वो इनक्वाइज करता है, ठीक है। सो अभी इनक्वाइज ने 3 नई सर्विसेज ऐड की हैं, उसमें से पहली है आपकी जेली AIIP। सो जेली AIP एक पोर्टल है, जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिव पोर्टल। सो ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जो कि बताएगा जेलीफिश इवेंट्स के बारे में। अब जेलीफिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली जेलीफिश जो होती है ना, अगर ये एक साथ ही इकट्ठी हो जाए एक जगह पे, तो इट कैन अफेक्ट फिशिंग, इट कैन अफेक्ट टूरिज्म और द कोस्टल एक्टिविटीज़, इनफैक्ट पूरे मेरीन इकोसिस्टम को भी। अगर जेलीफिश एक जगह इकट्ठी हो जाए तो इट कैन ट्रबल द एंटायर इकोसिस्टम। तो उसके लिए ये पूरा एक पोर्टल बनाया गया है सो दैट आपको लाइव पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट द जेलीफिश, ठीक है। एंड दूसरी ओशन सर्विस जो इंक्वाइज प्रोवाइड करेगा वो है समुद्र 2.0। सो समुद्र 2.0 इज़ एन अपग्रेडेड मल्टीलिंगुअल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। मतलब बेसिकली जो फिशरमैन और मेरीटाइम यूजर्स हैं उनको लोकल लैंग्वेज में ओशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल एडवाइजरीज प्रोवाइड करना। सो ओवरऑल मतलब समुद्र का काम है सी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना फिशरमैन्स वगैरह को। समझ में आया इतना? सो विद दिस वी आर डन विद द नेशनल न्यूज़। आई थिंक नेशनल न्यूज़ थोड़ी समझाने वाली ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। स्टेट न्यूज़ में मोर और लेस पैक्ड होते हैं, तो वो थोड़ा हम जल्दी कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लद्दाख के साथ। लद्दाख के अंदर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ले दोस्मोचे और लिकिर मोनास्ट्री स्ट्रोमोचे। तो नाम इतने यूनिक है कि वैसे ही याद रह जाएगा। और ये बेसिकली एक फेस्टिवल है विच इज़ टू सेलिब्रेट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो लद्दाख में जब हार्श विंटर्स ख़त्म होती हैं और थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला सीज़न या जो समर सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसको सेलिब्रेट करते हुए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू शिपकिला पास। तो शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है एट अराउंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है। अब करंट अफेयर कनेक्शन क्या है कि जो इंडिया और चाइना है ना, ये लोग शिपकिला को एज एन एडिशनल रूट बनाना चाह रहे हैं फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। सो बस इतना याद रखना कि नाउ शिपकिला पास जो है इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द शारदा रिवर कॉरिडोर। अब यहाँ पे आपके लिए ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो शारदा रिवर जब ओरिजिनेट होती है तो इट इज़ नोन एज काली रिवर। और ओरिजिनेट होती कहाँ से है, तो ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ नंदा देवी। तो ईस्टर्न स्लोप से ओरिजिनेट हुई एंड देन फ्लो करती है टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, फॉर्म करती है उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर एंड देन गैंगेटिक प्लेन्स में एंटर कर जाती है, ठीक है। एंड इस शारदा या काली रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड देन बानबस रीजन के पास में एक शारदा बैराज है जहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका शारदा कैनाल। और ये शारदा कैनाल इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल्स इन नॉर्थ इंडिया। कैनाल समझते हो ना, आपके रिवर से हमने काट के पानी को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। तो शारदा कैनाल आपका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पंजाब। सो पंजाब के अंदर एक ये बेड़ा ब्यास यात्रा निकाली जाती है ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और ये तो बहुत कॉमन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो अभी फॉर द 4th टाइम ये जो बेड़ा ब्यास यात्रा है ये हरी के पाटन वेटलैंड के अंदर निकाली गई। अब आपको याद क्या रखना है कि हरी के पाटन वेटलैंड जो है ये पंजाब के अंदर है एंड इट इज़ मैन मेड लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड। तो आपको ये 3 फैक्ट याद रखने हैं, दैट्स इट। याद कैसे रखोगे, हरी के पाटन, देखो हरी मतलब हरी हरी सब्जियां, साग और ये सब तो पंजाब के अंदर ज़्यादा फेमस है ना, तो उससे याद रख लो पंजाब के अंदर हरी के पाटन वेटलैंड है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलंदरी धमाल। तो ये एक आपका ट्रेडिशनल सूफी फोक डांस है जो कि आपका लाल शाहबाज कलंदर और सहवान शरीफ के साथ एसोसिएटेड है और अभी ये परफॉर्म किया गया था भारत पर्व के दौरान रेड फोर्ट पर, सिंपल। नेक्स्ट है पंजाब से रिलेटेड एक स्कीम। तो पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है मेरी रसोई स्कीम, जिसके अंदर आपको हर एक फैमिली को मतलब 40 लाख जो फैमिलीज हैं उनको क्वार्टरली फूड किट्स दी जाएंगी, जिसके अंदर 2 किलो दाल,
शुगर, सॉल्ट, 200 ग्राम टर्मरिक और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो याद कैसे रखोगे? देखो, हमने जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ा था ना, पंजाब के अंदर हेल्थ केयर से रिलेटेड के 10 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट। तो हमने पढ़ा था कि पंजाब के लोग बटर चिकन ज़्यादा खाते हैं, तभी उनकी हेल्थ वगैरह थोड़ी अच्छी नहीं रहती है। सो मतलब गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग अपॉन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम लोग प्लीज़ थोड़ा हेल्दी हेल्दी खाना अपनी रसोइयों में बनाओ, हेल्दी खाना बना के हेल्दी खाना खाओ रेदर देन ईटिंग बटर चिकन फ्रॉम आउटसाइड। फिर तुम बीमार पड़ जाते हो, हमें 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं तुम्हारी फैमिलियों को। तो इससे अच्छा है कि तुम हेल्दी खाना अपने घर में बनाओ और घर में अच्छा खाना खाओ, सो दैट बीमार कम पड़ो। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ बस। नेक्स्ट अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो ऑपरेशन शस्त्र, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर है ना, आजकल लोग ये जैसे यूपी में कल्चर चलता था, मिर्ज़ापुर में कट्टा कल्चर, लोग गन वगैरह के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके डालते थे, रील्स बनाते थे, और वो थोड़ा भी मासूम शर्मा वाला केस भी हुआ था। ठीक है, तो उस सब के चलते दिल्ली पुलिस ने अभी टारगेट करना स्टार्ट किया है इंडिविजुअल्स को जो कि वेपन्स की पिक्चर को शेयर करते हैं या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ऑन सोशल मीडिया। तो उनको पकड़ के उनको ट्रीट करने के लिए दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है ऑपरेशन शस्त्र। शस्त्र से ही समझ में आ रहा है वेपन से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपकी लखपति बिटिया योजना। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिल्ली में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है और ये उनकी फ्लैगशिप स्कीम है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आई है, पहले दिल्ली में लाडली स्कीम चलती थी, 2008 में आई थी लाडली स्कीम। तो उसी का नाम चेंज करके लखपति बिटिया योजना रख दिया गया है और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपके दिल्ली डोमिसाइल वाले लोग हैं, मतलब आप या तो 3 साल से दिल्ली में रह रहे हो या फिर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, एंड मैक्सिमम आपके घर में 2 लड़कियां होनी चाहिए, उसके बाद ये स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 2 गर्ल को मिल सकता है फ्रॉम सेम हाउस। तो अगर आप दिल्ली से हो या फिर 3 साल से आप दिल्ली में रह रहे हो, आपकी इनकम 1.2 लाख से कम है, तो इस तरीके से कुछ कुछ उसको पैसे मिलते हैं थ्रू आउट हर लाइफ साइकिल। मतलब जब वो पैदा होगी तो 11,000 रुपये मिलेंगे, अब स्कूल में जाएगी तो हर साल 5,000 मिलेंगे, देन 20,000 मिलेंगे अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। अच्छा, आप सोचेंगे इसका नाम फिर लखपति क्यों रखा? मतलब अमाउंट तो ये टोटल 56,000 हुआ ना, तो लखपति क्यों रखा? तो बेसिकली क्या होता है ना, इसमें एक ट्विस्ट है। ये जो आपकी अमाउंट है ना, डायरेक्टली आपको दे नहीं जाती कि मतलब पैदा हुए तो लोग 11,000 रुपये पकड़ो, ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें ना ये होता है कि जो पूरा का पूरा टोटल अमाउंट है ये सरकार एक अपने पास ही रखती है और उसको इन्वेस्ट करती है सरकार। तो ओवरऑल उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो लमसम जब इंटरेस्ट आता है और फाइनली एंड में आपको पैसा मिलता है ना, तो 1 लाख की अमाउंट हो जाती है वो। नाउ द नेक्स्ट इज नमो भारत RRTS। तो RRTS होता है आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो बेसिकली इसको नमो भारत का नाम दिया गया है और इंडिया का जो पहला RRTS है वो दिल्ली से मेरठ तक अभी चालू किया गया है। 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है। सो मेट्रो और RRTS में डिफरेंस क्या होता है? मेट्रो बेसिकली आपका इंट्रा सिटी कनेक्टिविटी के लिए होता है और जो RRTS है, नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ फॉर रीजनल कनेक्टिविटी बिटवीन 2 अर्बन सेंटर। जैसे यहाँ पे 2 अर्बन सेंटर है, दिल्ली और मेरठ, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपका। ठीक है, एंड देन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सो इस बार उत्तर प्रदेश ने अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेट हैज़ रिलीज इट्स ओन इकोनॉमिक सर्वे। यूजुअली सेंटर के लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे आता है, बट इस बार यूपी ने भी अपना इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सर्वे के तो पॉइंट्स थरली आपको मालूम होने चाहिए। इस सारा जितना भी ये फैक्ट्स है ये तो बहुत लिमिटेड है, बट इसके अलावा भी आपको सर्वे खुद से पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड ऑन द चैनल। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिंस प्री में भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है UPPCS, तो अगेन सर्वे एंड बजट इज़ समथिंग जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ लेते हैं कि जो यूपी का GSDP है, मतलब जो यूपी का स्टेट GDP है, वो 10.8% के रेट से ग्रो किया है। पहले 13 लाख था एंड नाउ इट हैज़ बिकम 30 लाख। तो यूपी का, जैसे हम लोग इंडिया का डेटा यूजुअली 2014 से कंपेयर करते हैं, तो यूपी का हम लोग कभी भी जब डेटा कंपेयर करते हैं तो यूजुअली 2016 के पीरियड से करते हैं, 16-17 वाले पीरियड से। ठीक है, तो 16 में हमारा जो GSDP था इट वाज 13 लाख करोड़ और अभी 2024-25 में देखा गया है 30 लाख करोड़ हो गया है। एंड जो प्रोजेक्शन है कि मतलब फ्यूचर में कितना होगा 2025-26 में, तो 36 लाख। तो इसको 3-4 बार बोलो, 13, 30 और 36। इसी तरीके से याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 13 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ एंड 36 लाख करोड़। ठीक है, और अगर हम बात करें यूपी का जो सर्वे है वो किस थीम के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द SSS फ्रेमवर्क विच बेसिकली मीन्स सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड। ठीक है, एंड देन ये यूपी की रैंकिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि यूपी के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है एंड फूड प्रोडक्शन में भी यूपी टॉप पर है।
सो यूपी का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो टोटल 737 लाख मिलियन टन है, विच इज़ रफली अराउंड 20% ऑफ टोटल जो इंडिया का है, ठीक है। एंड नाउ आपकी सुआव रिवर वॉज इन न्यूज़। तो सुआव रिवर का जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है फ्रॉम ड्रेन टू रिवर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर इंपॉर्टेंट है कि सुआव रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सुआव रिवर आपकी राप्ती की ट्रिब्यूटरी है, एंड राप्ती जैसा हम जानते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, जो कि ओवरऑल आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एंड देन ये थोड़ी सी यूनिक न्यूज़ है। तो बेसिकली ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अंदर एक काउ कल्चर म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद। इसके अंदर ना बेसिकली जो काउ से रिलेटेड कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। एंड देन ये ताज महोत्सव है। तो ये 10 दिन का फेस्टिवल है। ऑब्वियसली ताजमहल मतलब आगरा में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो इसका थीम था वो वंदे मातरम के अराउंड रखा गया था, परंपरा एवं राष्ट्र गौरव, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द बालाघाट ग्रेन स्टोरेज पायलट प्रोजेक्ट, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर कैरी आउट किया जा रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अब से पहले क्या था, जो वेयर हाउसेस को मेंटेन करने का पूरा लोड था दैट वाज ऑन द शोल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट। वेयर हाउसेस मतलब कि जो फार्मर्स अपना ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली उसको मार्केट में तो नहीं सेल कर सकते, दे नीड सम स्टोरेज हाउसेस जहाँ पे वो इस ग्रेन को पर्टिकुलर टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकें। तो अब क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि इन वेयर हाउसेस के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर भी पार्टिसिपेट करें, मतलब कि जो ओनरशिप है वो डिसेंट्रलाइज हो, लोग आके इन्वेस्टमेंट करें और फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो, एंड इस मैकेनिज्म से वेयर हाउसेस का मेंटेनेंस और एस्टेब्लिशमेंट चलता रहे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो इसी के तहत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर एज अ पायलट प्रोजेक्ट अभी कैरी आउट किया गया है बालाघाट के अंदर, विच इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू बिहार। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सोनेपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बिहार के अंदर है। एंड देन दूसरा है ई विधान ऐप। तो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अनवील किया है बिहार असेंबली के अंदर। सो बेसिकली जो पूरा का पूरा बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है, नाउ इट विल बी गोइंग पेपरलेस, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द सेरेंसिया बैटल, जो कि आपका 1837 में हुआ था हो आदिवासीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सो अगर लोकेशन की बात करें तो ये बैटल सेरेंसिया वैली के अंदर लड़ा गया था, विच इज़ इन द वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द अर्ली ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल मिलिट्री चैलेंजेस टू द ब्रिटिश अथॉरिटी इन द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। तो ये जो आपका सेरेंसिया रीजन था हिस्टोरिकली कोल्हन रीजन का पार्ट कहलाया जाता था, बट ब्रिटिश एक्सपेंशन के पीरियड के टाइम पे मतलब 1820-21 में इस एरिया को बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया था, ठीक है, जिसके चलते पूरा फिर ये ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलता है। देन वी हैव दिस ब्लैक स्वान समिट इंडिया, जो कि आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इस बार हुई थी अंडर दी भारत नेत्र इनिशिएटिव विद दी GFTN। तो GFTN क्या है आपका ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रॉडली फोकस ऑन द डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक पे फोकस करना, इंश्योरटेक पे, AI पे, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि ये जो ब्लैक स्वान इवेंट है ये कहाँ पर हुआ था, ये समिट कहाँ पर हुई थी, तो उड़ीसा के अंदर हुई थी। एंड देन देयर इज़ दिस वन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव जो ओवरऑल इंडिया में भी चल रहा है। सो बेसिकली लैंड रिकॉर्ड्स को अपग्रेड करके मतलब उसमें QR कोड और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी चिप को प्रोवाइड किया जा रहा है। QR कोड से क्या होगा कि अगर आपने कोई भी लैंड रिकॉर्ड है उस पर QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो उस पूरी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो आप एक्सेस कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का क्या रोल है यहाँ पे, बेसिकली ये प्रिवेंट करेंगे किसी भी प्रकार की टेम्परिंग को। सो जो चिप है वो डिटेक्ट करेंगी अगर कोई भी लैंड रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ी की जाती है, कोई अनऑथोराइज बंदा उस चीज़ को अगर छेड़ने की कोशिश करता है, चेंज करने की कोशिश करता है, सो दैट चिप विल अलर्ट द रेवेन्यू इंस्पेक्टर या फिर तहसीलदार, ठीक है। एंड देन कम्स छत्तीसगढ़। तो वर्ल्ड रेडियो डे पर जो कि आपका 13 फेब को आता है, इस दिन आकाशवाणी रायपुर ने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो आपके छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, ठीक है। देन आपकी ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। सो ममता बनर्जी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटिंग CM जो कि खुद से अपना केस सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रही हैं, और जो केस है वो SIR से रिलेटेड है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ दिस बांग्लार युवा साथी स्कीम, जिसके तहत 21 से 40 साल के युवा जो कि बेरोज़गार हैं बट सेकेंडरी स्कूल पास किया हुआ है, उनको 1500 रुपये पर मंथ वाया DBT दिए जाएंगे एज फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है।
एंड नाउ बात करते हैं असम की। तो असम में पीएम मोदी ने अभी इनाग्रेट किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। तो ये बेसिकली एक हाईवे स्ट्रिप होती है जिसको आप एयरप्लेन्स वगैरह की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ पे इसको इनाग्रेट किया है? तो मोरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़ के अंदर इसको इनाग्रेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र ब्रिज। तो ब्रह्मपुत्र ब्रिज जिसको कुमार भास्कर ब्रिज भी कहा जाता है या फिर कुमार भास्कर वर्मा सेतु, तो ये बेसिकली एक 3 किलोमीटर का 6 लेन पीसीएस ब्रिज है जो कि गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है और ये पहला एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट का। अब इसमें सिर्फ याद रखने वाला फीचर यही है कि एक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है। अब कंफ्यूज मत होना, देखो एक तो होता है केबल ब्रिज जो बेसिकली आपका जैसे ये ब्रिज है तो इसको केबल्स के थ्रू सस्पेंशन के थ्रू सेट किया जाता है, और एक होता है आपका पिलर्ड ब्रिज। तो इसके अंदर दोनों के फीचर्स हैं, मतलब आपके केबल्स भी हैं एंड दूसरा आपके ब्रिजेस भी हैं या पिलर्स भी हैं। ठीक है, सो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज। ठीक है, नाम याद रखना कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रिज या फिर ब्रह्मपुत्र ब्रिज। देन नेक्स्ट है आपका अंडर वाटर रोड कम रेल टनल। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। एंड देन है आपका अंडर वाटर रोड कम रेल टनल। तो ये बेसिकली नुमारीगढ़ को कनेक्ट करेगा गोहपुर के साथ, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो पहले 240 किलोमीटर हुआ करता था बाय रोड, नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 34 किलोमीटर। तो बस आपको याद रखना है टनल कहाँ से कहाँ तक है, तो गोहपुर को कनेक्ट करता है नुमालीगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है इट हैज़ बिकम फर्स्ट फुल्ली इंश्योर्ड डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग इंश्योर्ड हैं एंड इट इज़ अंडर द ब्रॉडर विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। याद करना बहुत आसान है। देखो आप लोगों ने देखा होगा ना आजकल जो वर हैं, वर मतलब समझते हो जो ग्रूम होते हैं, दे आर इन अ बिग डेंजर। मतलब कोई नीले ड्रम में मिलता है, किसी को पहाड़ से धक्का दे दिया जाता है। मतलब आई एम नॉट जोकिंग अराउंड इट, बट याद करने के लिए बता रही हूँ कि आजकल जो वर हैं, मतलब जो हस्बैंड्स हैं, जो दूल्हे हैं, दे आर इन ट्रबल, उनको ज़्यादा खतरा है। तो सारे वर को पहले इंश्योर करो, उनका इंश्योरेंस, उनका इंश्योर्ड होना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में ऑल द वर्स हैव बीन इंश्योर्ड नाउ। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द जैन चादर महोत्सव, जो कि आपका फर्स्ट टाइम जैसलमेर के अंदर अभी होस्ट किया गया है फ्रॉम 6 to 8 मार्च। तो बेसिकली जो फेस्टिवल है ना, इट इज़ एसोसिएटेड विद सीक्रेट गारमेंट्स ऑफ दादा श्री जिंदत सूरी महाराज जी। ठीक है, तो इनके जो गारमेंट्स हैं अराउंड 872 ईयर्स पुराने इनके कुछ गारमेंट्स हैं, इनकी पूजा की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हैं इनके गारमेंट्स, इनके कपड़े? तो ज्ञान भंडार लाइब्रेरी के अंदर, जो कि आपका जैसलमेर जैन टेम्पल के अंदर ही बना हुआ है लाइब्रेरी का हिस्सा। ठीक है, तो वहाँ पे इनके कुछ गारमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा गया था एंड नाउ इस महोत्सव के दौरान उन गारमेंट्स की वर्शिप की गई है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गुजरात। तो गुजरात की सनान डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अभी पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया है। ये बेसिकली एक ATMP प्लांट है। तो ATMP प्लांट इज़ बेसिकली असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग यूनिट काइंड ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो आपके चिप्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उनकी मार्किंग होती है और उनको पैकेज किया जाता है। तो मतलब ATMP प्योर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन नहीं है, इट इज़ बेसिकली उसको असेंबल करना, टेस्ट करना, पैकेजिंग वगैरह करना। ठीक है, एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू शक्ति कॉरिडोर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो शक्ति कॉरिडोर है ये गुजरात के अंदर है एंड इट कनेक्ट्स आरासूरी अंबाजी माता टेम्पल, जो कि गब्बार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको ये मानसरोवर टेम्पल के साथ कनेक्ट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो अंबाजी माता टेम्पल है इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ। शक्तिपीठ समझते हो ना, जो देवी के मंदिर होते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द CBDC बेस्ड PDS, जो कि गांधीनगर के अंदर पहला इंडिया का ऐसा CBDC बेस्ड PDS आपका ओपन किया गया है महात्मा मंदिर गुजरात के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या होगा ना, जो PDS सब्सिडीज़ होती हैं, PDS समझते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो राशन वगैरह होता है उससे रिलेटेड जो भी आपकी सब्सिडीज़ हैं, अब वो आपको कैश फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी। आपको जो आपका डिजिटल करेंसी होती है ना, CBDC मतलब सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसीज, तो अब आपको इस फॉर्मेट में वो मिला करेंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्ति ग्रेन ATM, जो कि आपका अहमदाबाद के अंदर अभी ओपन किया गया है। तो इसका काम यही है कि मतलब ऑटोमेटिक कर देना ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को और चीज़ें थोड़ा फास्टर हो सके। तो ये जो ग्रेन ATM है ये आपका 25 किलो ग्रेन 35 सेकेंड्स के अंदर डिस्पेंस कर सकता है। ठीक है, अगेन अगर आपको इसे याद रखना है तो अगर आपने तारक मेहता देखा है ना, उसमें जो मेन कैरेक्टर है दयाबेन, वो अहमदाबाद से हैं और शी इज़ फेमस फॉर कुकिंग डिलीशियस फूड। तो उनको सीरियल के अंदर अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। तो आप उससे थोड़ा सा याद कर सकते हो।
देन नेक्स्ट है ये सुपोषित गरुदेश्वर मिशन। तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है टू कम्बैट माल न्यूट्रिशन इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुपोषित का मतलब ही होता है मतलब अच्छा पोषण देना। तो बेसिकली ये हंगर को टारगेट करते हुए, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को टारगेट करते हुए एक मिशन है जो कि डायरेक्टली होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर पहला इंडिया का भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ओपन किया गया है। तो इसका काम बेसिकली यही है कि जो बच्चे लॉ करते हैं तो उनकी थियोरेटिकल नॉलेज तो काफ़ी स्ट्रांग होती है, बट जब कोर्ट में जाते हैं तो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो वो जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, सो दैट आपकी जो लीगल स्टडीज़ हैं आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ रिलेटेड टू द मेलेडी रोड। नहीं, ये मोदी जी वाली मेलेडी नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ म्यूज़िकल रोड। तो जैसे चाइना वगैरह में आपने देखा होगा ना कि आप रोड पे चलते हो तो म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली मुंबई के अंदर भी मुंबई कोस्टल रोड है, इसका नाम रखा है मेलेडी रोड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप बाइक लेके चलोगे और अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो उस पर फिर गाना स्टार्ट हो जाएगा जय हो वाला। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हंगरी, जापान, साउथ कोरिया, UAE इन कंट्रीज़ में ये म्यूज़िकल रोड्स का सिस्टम पहले से ही है। ठीक है, देन उसके बाद है 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, जो कि आपका पुणे के अंदर हुआ था फ्रॉम 26 फेब टू 28 फेब। और ऑर्गेनाइज किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलॉन्ग विद पुणे इंटरनेशनल सेंटर। और इस बार इसका जो थीम था इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन। तो अब समझो जियो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना जियो पॉलिटिक्स, मतलब पावर थ्रू जियोग्राफी, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स। इसी तरीके से जो आपका ये जियो इकोनॉमिक्स होता है इट इज़ थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, मतलब इन चीज़ों को जो जियो इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट है इनको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना फॉर द स्ट्रैटेजिक पावर। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन डिमोलिशमेंट। तो इस ऑपरेशन के तहत 200 से ज़्यादा नक्सल लिंक्ड जो मेमोरियल्स थे उनको तोड़ा गया महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। ठीक है, तो याद रखना डिमोलिशमेंट, हमने लास्ट क्लास में भी याद किया था कि ये नक्सल थोड़े से ना ज़्यादा ही मेगा लेवल वाले बुरे होते हैं। तो ऑपरेशन मेगा वॉर भी पढ़ा था हमने, तो इनके विचारों को या तो मारना पड़ता है या फिर इनके घर ही तोड़ने पड़ते हैं। तो डिमोलिशमेंट याद रखना, इट इज़ रिलेटेड टू नक्सल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बीट द हीट प्रोग्राम। सो महाराष्ट्र की 3 ऐसी सिटीज़ हैं जिन्होंने ये ग्लोबल प्रोग्राम को ज्वाइन किया है एंड इंडिया का पहला मेट्रो स्केल क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म है अंडर द COP30 प्रेसिडेंसी। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपने अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ये उसी के ऊपर बेस्ड कि भाई जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा हॉटर है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग रूरल एरियाज़। तो नाउ वी हैव टू फोकस अपॉन कूल रूफ्स, अर्बन ग्रीनरी और पब्लिक अवेयरनेस। सो इस चीज़ के ऊपर ये आपका बीट द हीट प्रोग्राम 30 महाराष्ट्र की सिटीज़ ने ज्वाइन किया है। एंड देन ये नेशनल आरोग्य फेयर है जिसको प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने महाराष्ट्र की शिगांव बुल्गाना में इनॉग्रेट किया था। एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। नाउ नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा आप केस स्टडी की तरह इसको यूज़ कर सकते हो मेंस वगैरह में। तो महाराष्ट्र का एक विलेज है सौंदाला विलेज, इसको डिक्लेयर किया है एज द फर्स्ट विलेज विच इज़ कास्ट फ्री। तो अब यहाँ पे कोई भी मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल इक्वालिटी, सोशल हार्मनी, इन चीज़ों को प्रमोट। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू गोवा। तो गोवा के अंदर जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसने डेवलप किया है गोवा का पहला बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल मैप एज अ चाइल्ड फ्रेंडली गाइड। मतलब कि इसके अंदर गोवा की 48 स्पीशीज़ को अलॉन्ग विद देयर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स कवर किया गया है इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, जिसको मतलब बच्चे भी पढ़ के समझ सकते हैं। एंड नाउ दिस कावी आर्ट इज़ अ डिफरेंट पॉइंटर। सो जो कावी आर्ट है सबसे पहले तो इट इज़ रिलेटेड टू गोवा, और गोवा के भी मुराल आर्ट से रिलेटेड है। मुराल आप समझते हैं ना, जो कि दीवारों पे पेंटिंग की जाती है। तो इस आर्ट को बेसिकली एक रेड कलर का लेटराइट पिगमेंट होता है, उससे दीवारों के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि जो कावी आर्ट है कहाँ से एसोसिएटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू गोवा। ठीक है, एंड देन ये वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस है वो गोवा के अंदर हुई थी और थीम था ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, एंड देन ये कुछ स्टैटिक न्यूज़ है रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन। सो अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिशर्स के टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का पार्ट माना जाता था, एंड देन उसके बाद इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था 1972 में। बट फाइनली जो अरुणाचल प्रदेश है इट बिकेम द 24th फुल फ्लेजेड स्टेट इन 1987। तो बस आपको 1987 याद रखना है। वैसे तो जितने भी स्टेट्स के फॉर्मेशन ईयर्स हैं ये आपको सारे टिप्स पे होने चाहिए, और एक साथ अगर लिस्ट बना के याद करोगे तो ज़्यादा इजी होगा। मतलब मैंने तो इसको थोड़ा ऐसे किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश कॉर्नर में है ना, इस तरीके से शेप अगर देखो इंडिया के मैप की तो 7 की तरह ही बनता है। तो 1987 मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है।
एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द तामलादू फेस्टिवल, जो कि आपका मीदो लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है बाय दिस तावरान एंड कामान कम्युनिटी, जो कि मिश्मी कम्युनिटी है बेसिकली। तो ये फेस्टिवल में करते क्या है, बेसिकली लॉर्ड जम्बालो की पूजा करते हैं फॉर गुड हेल्थ एंड अच्छी क्रॉप्स के लिए। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जो तामलादू फेस्टिवल है ये अरुणाचल से एसोसिएटेड है। और कौन सी कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, तो तावरान और कमान कम्युनिटी, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू तेलंगाना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बायोटेक से रिलेटेड एक काफ़ी बड़े लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था HICC हैदराबाद के अंदर। नाम था बायो एशिया 2026 और थीम क्या था, टेक बायो अनलीश्ड, मतलब कि आप किस तरीके से बायोटेक के अंदर AI का यूज़ कर सकते हो या फिर टेक्नोलॉजी का और कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, मे बी ड्रग डिस्कवरी के लिए, प्रिसीजन मेडिसिन के लिए, जीनोमिक्स में, इन सब चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन क्रैकडाउन। तो ये आपका तेलंगाना पुलिस ने कंडक्ट किया था अगेंस्ट द साइबर क्राइम नेटवर्क्स, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू कोंडावीडू फोर्ट। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो ये कोंडावीडू फोर्ट है इट इज़ रिलेटेड टू गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। और ये बनाया किसने था, तो सबसे पहले तेलुगु चोराज ने इसको बनाया था, बट लेटर ऑन काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ का योगदान रहा है, जैसे ककातियाज, विजयनगर एम्पायर, गोलकोंडा, मुगल्स, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ऑल्सो। एंड देन बात करते हैं ऑपरेशन सुरक्षा की। तो अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद है तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेंगलुरु इज टर्म्ड एज द सेफेस्ट सिटी फॉर विमेन, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो वहाँ पे ऑपरेशन सुरक्षा चलाया गया था टू कर्ब द इलीगल एक्टिविटीज़ एंड एंटी सोशल बिहेवियर एट नाइट, तभी तो विमेन के लिए सेफ बनाना। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, थोड़ा सा न्यूज़ को कनेक्ट करके पढ़ो तो कोई निमोनिक, कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं आपको, ठीक है। एंड देन ये नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि दीमापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। सो ये 3 दिन का फेस्टिवल है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और इसका काम बेसिकली ये है टू शोकेस द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर है प्लस जो आपका SCZCC है, मतलब जो साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर है, ये दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये आता है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू त्रिपुरा। सो बेसिकली जिस तरीके से नेशनल लेवल पे अटल इनोवेशन मिशन है, तो त्रिपुरा ने अपना स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 विच इज़ अंडर द नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन, ठीक है। देन वी हैव दिस फाउंडेशन डे ऑफ मिजोरम। तो ये भी आपका 28 फेब 1987 को ही स्टेटूट का स्टेटस मिलता है मिजोरम को, जस्ट लाइक अरुणाचल प्रदेश। बट याद रखना अरुणाचल प्रदेश के लिए जो अमेंडमेंट था इट वाज 55th अमेंडमेंट और जबकि मिजोरम के लिए 53rd अमेंडमेंट है। तो कंफ्यूज मत होना, ईयर सेम है बट जो अमेंडमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। और बाकी ये तो स्टार्टिंग है, आपको मालूम होगा कि जो मीज़ो हिल्स हैं या जो लिशाई हिल्स हैं दे वर अ पार्ट ऑफ असम, बट बाद में इनको 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था। वही आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 80 mm इनको 6 शेड्यूल के अंदर डाल दिया था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द जोमी नेशनल डे। तो आपको बस इतना जानना है कि जो जोमी है इट इज़ रिलेटेड टू जो एथनिक ग्रुप और ये जो जो एथनिक ग्रुप है ये कोई सिंगल ट्राइब नहीं है, रेदर ये मीज़ो, कुकी, चिन कम्युनिटीज़ ये मतलब इन्हीं के अंदर एक छोटा सबसेट माना जाता है। और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर, चूराचंद्रपुर। तो यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो जोमी कम्युनिटी है इसके लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि ये जो जोमी कम्युनिटी है ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड है, तो चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर से एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द थाई पूसम विच इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तो ये बेसिकली लॉर्ड मुरुगन को ऑनर करने के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में भी, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एंड देन आपको बस इतना याद रखना है कि जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस है वो भी इस बार चेन्नई के अंदर ही हुई थी। बाई ईनियल है, मतलब साल में 2 साल में एक बार होती है और UN का एक NGO है IAFI, ये इस पर्टिकुलर कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करता है। और को ऑर्गेनाइज किसने किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने किया, ठीक है। बस इतना याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू VO चिदम्बरम पोर्ट। सो ये जो VO चिदम्बरम पोर्ट है इट हैज़ बिकम इंडिया का पहला पोर्ट विद RF एंड रेडार बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग टेक्नोलॉजी। तो सिंपल भाषा में अगर समझो तो इस पोर्ट के ऊपर जो ड्रोन्स हैं, सबसे पहले तो ड्रोन डिटेक्शन का मतलब होता है ड्रोन है कहाँ पर, इस चीज़ को पता लगाना। तो हम इजीली रडार की मदद से ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है जामिंग। जामिंग का मतलब होता है कि ड्रोन से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब करना, मतलब ड्रोन को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना, सो दैट कोई और हमारे ड्रोन्स को हाईजैक ना कर पाए, उनको कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है।
एंड नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका सेम व्यू चिदम्बरम पोर्ट है थूथुकुडी तमिलनाडु में, इसको IGBC प्लैटिनम रेटिंग मिली है एंड इसको 0+ सर्टिफिकेशंस मिला है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये 0 और 0+ सर्टिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो 0 का मतलब होता है नेट जीरो एनर्जी, मतलब जितनी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो रफली आप उतनी ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहे हो, मतलब ऑफसेट कर दे रहे हो, ठीक है। तो जितना आपने कंज्यूम किया उतना ही आप रिन्यूएबल बना दे रहे हो। 0+ थोड़ा एडवांस्ड है, इट इज़ नेट पॉजिटिव एनर्जी, मतलब आपका एनर्जी जनरेशन इज मोर देन एज कम्पेयर टू द एनर्जी कंजप्शन, मतलब जितनी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उससे ज़्यादा रिन्यूएबल आप जनरेट कर रहे हो। सो दैट इज़ योर नेट पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट ही तमिलनाडु की पुलिस का एक इनिशिएटिव है, पुलिस अक्का इनिशिएटिव। करेंटली अभी अलीअरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऑपरेशनल है। इसके तहत 8 विमेन कांस्टेबल्स कॉलेजेस को विजिट करती हैं, वहाँ जाके दे इंटरेक्ट विद द फीमेल स्टूडेंट्स सो दैट उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके एंड देन विमेन सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करना, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे तमिल आती नहीं, बट अक्का का मतलब शायद से बड़ी दीदी को बोलते हैं, जो बड़ी सिस्टर होती है ना उसको अक्का बोलते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सालिम सागो। तो इसको बेसिकली GI टैग मिला है फ्रॉम तमिलनाडु। सालिम सागो, आप लोगों ने वो साबुदाना सुना है, वाइट से कलर का होता है, मतलब इट इज़ अ वेरी स्टार्ची प्रोडक्ट। टेपियोका रूट से हम निकालते हैं इसको। तो जो साबुदाना होता है ना वाइट से कलर का, एक बार थोड़ा पिक्चर देख लो। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो सबने खाया ही होगा, व्रत वगैरह के टाइम पे खाते हैं, साबुदाने की खीर बनती है, तो उसी को GI टैग मिला है तमिलनाडु से। एंड ये जो सालिम सागो है इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं टू कैनेडा लाइक कंट्रीज़। और ये सालिम सागो सिर्फ खाने की तरह यूज़ नहीं होता है, रेदर इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, इन सब जगह पर भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू केरला। सो केरला का जो कोची एयरपोर्ट है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिया का एयरपोर्ट विच इज़ नाउ ऑपरेटिंग हाइड्रोजन पावर्ड बसेस, ठीक है। और ये ओवरऑल हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और केरला का अपना जो हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत डेवलप की गई है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी कॉमन, केरला का नाम चेंज होकर अब केरलम कर दिया गया है अंडर द आर्टिकल 3। सो पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट अंडर दिस आर्टिकल 3, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू टाइडल फ्लडिंग। सो ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि बेसिकली जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग टाइड्स, तो यूजुअली जो ड्राई कोस्टल एरियाज़ है वहाँ तक भी पानी आ जाता है ओशन का, और इसी वजह से या इसी फिनोमिनन की वजह से केरला के अंदर टाइडल फ्लडिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसने फाइनली इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस दे दिए हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को। सो नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा एट गलीथिया बे, और दूसरा एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है फ्रॉम स्क्रैच। देन एक पावर प्लांट बनाया जाएगा विच इज़ ऑफ 450 मेगावाट। और अगर लोकेशन की बात करें, सो ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ड्यू टू इट्स प्रेजेंस एट द माउथ ऑफ मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट स्टेट दैट वी हैव फॉर टुडे इज जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर की पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडियन आर्मी ने बनवट एकता स्थल का इनॉग्रेशन किया है, और इस एकता स्थल पे पूंछ डिस्ट्रिक्ट का टॉलेस्ट फ्लैग लगाया गया है, 105 फुट का है, और इसके साथ साथ एक एकता मंडप भी वहाँ पर सेटअप किया गया है। और ये जो पूरा आपका बनवट एकता स्थल है इसको 45 डेज़ के अंदर सेटअप किया गया है, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू तुलबुल नेविगेशन बराज, जिसे हम वुलार बराज भी कहते हैं। तो इस बराज का सिंपल सा काम ये है कि जो रावी का पानी है, रावी रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक लेकर आना। बराज का काम ही यही होता है, बेसिकली डैम की तरह एक्ट करता है ये और पानी को डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो बस याद रख लो कि तुलबुल नेविगेशन बराज आपका कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, तो रावी रिवर से एसोसिएटेड है। So finally we have the last piece of news for today. It is related to शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट। सो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो डैम है इट इज़ बिल्ड टू ब्लॉक द सरप्लस वाटर ऑफ रावी रिवर टू पाकिस्तान। मतलब जो रावी रिवर का एक्सेस वाटर पाकिस्तान की तरफ जाता है उसको ब्लॉक करने के लिए हमने ये डैम बनाया है, शाहपुर कांदी डैम प्रोजेक्ट। और कहाँ बनाया है, तो जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के बॉर्डर पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, सो प्लीज़ टेक योर टाइम, चीज़ों को थोड़ा सेटल होने का टाइम दीजिएगा, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दीज वीडियोज़ टाइमली। बैकलॉग क्रिएट मत करना प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।